नमस्कार साथियों, बागोड़ा कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज अध्ययन के रूप में बीए प्रथम वर्ष के चैप्टर है उसका अध्ययन के रूप में हम पिछले वीडियो में अपने जो यूट्यूब चैनल पे हमने डाल रखा था उसमें पाषाण काल के बारे में था, और आज हम पाषाण काल से अगला टॉपिक है वो उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। पाषाण काल के बाद पाषाण काल का क्या वर्गीकरण होता है, उस अध्ययन करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि सब घर पे स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, और उम्मीद करता हूँ और आशा रखता हूँ सब इस कोरोना महामारी से सब अपना बचाव करते हुए अपना यथावत अध्ययन करेंगे। तो चलिए साथियों, अध्ययन करते हैं। और अध्ययन के अंदर जैसे इतिहास को हमने बांटा है, जैसे आपको अध्ययन में बताया कि पाषाण काल है, आदि ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक और प्राग ऐतिहासिक है, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक है। और जो प्राग ऐतिहासिक उसी के अंदर हमारा पाषाण काल है वो प्राग ऐतिहासिक है, जिसके अंदर क्या है, जितने भी इतिहास के स्रोत हैं वो मुख्य रूप से औजार है। औजार है, वो औजार किसके हैं, वो औजार निर्मित है पाषाण से, या पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, पत्थर से निर्मित औजार है या उपकरण है, उपकरण है या हथियार है। हथियार है या तो उनके जो आदि मानव था उसके अंदर उस समय के अंदर उसमें उनके जो आदि मानव के औजार थे, उपकरण थे, हथियार थे, वो मूलतः पत्थरों से निर्मित थे। इसी कारण और जो मानव का पूरा जो जीवन यापन है वो पत्थरों के आसपास, उनके जो जीवन जहाँ जो मानव जहाँ आवास करता है, शैलाश है, शैल का मतलब पत्थर, शैलाश से आश्रय के अंदर जब रहता तो वो भी पत्थरों से निर्मित था। और जितने उसके उपकरण थे, हथियार थे, औजार थे, जितने भी टूल्स हैं या उनके जितने भी हथियार थे वो सब पत्थरों से निर्मित थे। इसी कारण इसको पाषाण काल बोलते हैं। साथियों, हमने पाषाण काल के अध्ययन के दौरान पढ़ा था कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन तीनों को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में बांटा गया है। अब फिर इनको 3 भागों के अंदर फिर इनको आगे 3 भागों में और अध्ययन की सहूलियत के लिए, अध्ययन को सरल सुगम बनाने के लिए इनको 3 भागों में और बांटा गया है। जैसे हमारा पूर्व पाषाण काल है, जो सबसे पहला काल है पूर्व पाषाण काल। इस पूर्व पाषाण काल को फिर वो 3 भागों में बांटा गया। निम्न पूरा पाषाण काल, इसको मैं जैसे मैंने छोटा शॉर्ट में लिख किया निम्न है, लेकिन इसको बोलेंगे निम्न और प्लस ये पूरा पाषाण इसमें ऐड कर देंगे तो इसका हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण काल। फिर मध्य के अंदर हम मध्य और पूरा जोड़ देंगे तो मध्य पूरा पाषाण काल, और उच्च के अंदर पूरा पाषाण जोड़ देंगे तो होगा उच्च पूरा पाषाण काल। पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। फिर अध्ययन की सहूलियत के लिए, अध्ययन को और सरल और सुगम बनाने के लिए फिर हमने इसको पूरा पाषाण काल को 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, या निम्न प्लस पूरा जोड़ देंगे निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। और इनकी समय अवधि है वो जो पूरा पाषाण काल की समय अवधि वो 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक है। इसकी समय अवधि है वो 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व है। और मध्य पाषाण काल की अवधि वो 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक है। और फिर नव पाषाण काल है वो 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक का काल है वो नव पाषाण काल कहलाता है। साथियों, अब हम अध्ययन के रूप में जब आगे वर्गीकरण करेंगे तो हमारा आ जाएगा वो पूरा पाषाण काल हमें अध्ययन करना। पूर्व पाषाण की समय अवधि वो 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व है। और फिर इसको ये कहीं कहीं अलग अलग गाइडों में, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिला है। इनका अलग अलग मिलने का कारण ये है कि जो कोई अवशेष वो पहले मिल रहा है, कोई अवशेष बाद में मिल रहा है, तो उनको सबको एक साथ करके एक निश्चित समय अवधि में तय नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको अलग अलग आपको कालखंड वो अलग अलग मिलेगा। दूसरी बात, तो ये पूरा पाषाण काल इनको 3 भागों में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा और उच्च पूरा पाषाण काल। जो निम्न पूरा पाषाण काल है आज हम अध्ययन करेंगे वो हमारा निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। और निम्न पूरा पाषाण काल के अध्ययन करेंगे और इसकी समय अवधि है वो 6 लाख से 1.5 लाख ईसा पूर्व की अवधि है। मतलब जो इसको समय अवधि है पूरा पाषाण काल और पूरा पाषाण का निम्न पूरा पाषाण काल है, इसकी समय अवधि वो 6 लाख से 1,50,000 या 1.5 लाख ईसा पूर्व है।
तो आज हमारा अध्ययन का जो टॉपिक है वो है निम्न पूरा पाषाण काल। जो हम टॉपिक अध्ययन करने जा रहे हैं आज वो हमारा होगा निम्न पूरा पाषाण काल। पाषाण काल, फिर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च नव पाषाण काल। फिर जो पूरा पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो आज हमारा टॉपिक है निम्न पूरा पाषाण काल। आज हमारा अध्ययन टॉपिक है निम्न पूरा पाषाण काल। इसकी ये समय अवधि वो 6 लाख से 1,50,000, 1.50 कर देता हूँ मैं, लाख वर्ष है। ये हमारी समय अवधि, इसके बीच में अध्ययन किए जाएंगे। तो आज हम जो अध्ययन हमारे टॉपिक का जो वास्तविक टॉपिक अध्ययन वो है निम्न पूरा पाषाण काल। इसके अंदर उसमें निम्न पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या है, उसके अंदर मानव का जीवन जीने का तरीका क्या था, लक्षण क्या थे, उसमें औजार किस तरह, आज इसी पे चर्चा करेंगे। साथियों, मैंने जैसे बताया कि जो समय अवधि है, इस समय अवधि की विशेषता क्या है, ये पाषाण से निर्मित है और जितने भी उपकरण हैं, औजार हैं, हथियार है, वो मूलतः जो स्वरूप इनका पाषाण काल है, पत्थरों से निर्मित है। और इनकी जो पाषाण काल है, जो अलग अलग, जैसे आप देखो निम्न पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, उच्च पूरा पाषाण, नव पाषाण काल है। तो इनमें अलग अलग इनको बांटने का पीछे जो जरिया वो एक तो कालखंड है, दूसरा इनमें जो तकनीक चेंज आ रही है, जो उपकरण है, हथियार है, औजार, इसके अंदर जो नया नया जो बदलाव आ रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, उन्हीं को ध्यान में रख के इसको कालखंड में बांटा गया है। कालखंड में बांटा गया और उन कालखंडों को आप अलग अलग तरह के औजारों को बांटा गया, औजारों के अंदर बांटा गया। जैसे आप देखोगे कि पूरा पाषाण काल है, उसके अंदर औजार अलग थे, फिर मध्य पाषाण काल के अंदर औजार अलग थे, और फिर नव पाषाण काल के औजार अलग थे। इसी तरह निम्न पूरा पाषाण काल के भी औजार अलग अलग है। निम्न पूरा पाषाण काल के 2 तरह के औजार मेनली, एक बोलते हैं जो इसके पूरे जो पाषाण काल के औजार है वो 2 प्रकार के हैं। एक है सोन घाटी, सोन संस्कृति जिसको बोलते हैं सोहन संस्कृति। दूसरी बोलते हैं वो है मद्रास संस्कृति के औजार, मद्रास संस्कृति के औजार। सोन संस्कृति के औजार और मद्रास संस्कृति के औजारों को 2 भागों में बांटा गया इसमें औजारों के लिए। और ये 2 सोन संस्कृति वो पाकिस्तान के पोटवार बेसिन में है, पाकिस्तान के पोटवार बेसिन है, पोटवार बेसिन है। जो पोटवार बेसिन कहाँ है, शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे है, शिवालिक की पहाड़ियाँ। आपने नाम सुना होगा शिवालिक की पहाड़ियाँ, लघु हिमालय, महान हिमालय, वृत्र हिमालय, ये शिवालिक की पहाड़ियाँ, उसके अंदर पोटवार बेसिन है। और पोटवार बेसिन के अंदर ये सबसे पहले देखा गया था, इसकी संस्कृति के या जो सोन संस्कृति के जो औजार हैं वो सबसे पहले पाए गए थे। दूसरी संस्कृति है वो मद्रास संस्कृति। मद्रास संस्कृति वो मद्रास जो चेन्नई है उसके आसपास जो सबसे पहले औजार मिले उसी को नाम दिया गया मद्रास। मद्रास है जो हमारा वर्तमान का तमिलनाडु है, उसको मद्रास संस्कृति नाम दिया गया। और इनके अंदर दोनों के अंदर अलग अलग तरह के उपकरण पाए गए, दोनों के अंदर अलग अलग तरह के उपकरण पाए गए। तो सोन संस्कृति है, इसको बोलते हैं पेबुलास, इसको जो औजार थे वो मुख्य रूप से पेबुला औजार थे। इसके जो औजार थे वो पेबुलास औजार थे, इसके औजार थे मूलतः पेबुला थे। और दूसरे मद्रास संस्कृति, इसके औजार थे वो हैंडेक्स किस्म के थे। जो औजार थे वो हैंडेक्स किस्म, हैंडेक्स मतलब हाथ कुठार, हस्त कुठार जिसको बोलते हैं। हैंड का मतलब हस्त और कुठार मतलब प्रहार करने के लिए या चोट मारने के लिए जो होता है उसको बोलते हैं एक्स, जैसे एक्स कुल्हाड़ी, जिसको हस्त कुठार भी बोलते हैं या हस्त कुल्हाड़ी भी बोलते हैं। तो ये औजार मिलेंगे। पेबुला औजार का मतलब मैं आपको चित्र के द्वारा एक समझा देता हूँ पेबुला औजार होते क्या हैं।
जैसे मान लीजिए जितनी भी ये संस्कृति पाई गई है या जो सभ्यता है, पुरातात्विक स्थल है, ये मूलतः आपको देखने को मिलेगी नदियों किनारे। जितनी भी नदियाँ किनारे हैं उनके जो सोन है, ये भी एक सोन नदी है, इसी के किनारे जो सूख गई बाद में, और इसी नदी के किनारे वो ये औजार पाए गए। तो सबसे पहले आप देखो नदियों के आसपास आप गोल पत्थर होंगे जो घिसे हुए, इस तरह गोल पत्थर देखे जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा अलग अलग तरह के, कोई अलग अलग जिस तरह वो घिस घिस के पानी के अंदर आपको गोल मिलेगा, कोई वर्ताकार मिलेगा, इस तरह के पत्थर आपने देखे होंगे जरूर। और इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पेबुला। और इन्हीं से जो औजार बनाए जाते थे उनको बोलते हैं पेबुला औजार या पेबुला संस्कृति। या सोन घाटी के अंदर सोन नदी है पाकिस्तान के पोटवार बेसिन में, वहाँ जो औजार मिले उसको बोलते हैं मूलतः पेबुला से बने हुए थे। पेबुला है वो एक पत्थर को जो नदी के आसपास जो गोल पत्थर पाए जाते हैं, गोलासम, जिसको हिंदी में गोलासम बोलते हैं, और गोलासम से जब औजार बनाए जाते थे तो इसको बोलते हैं पेबुला संस्कृति या पेबुला। अब क्या होता था, जब आदि मानव ने अपने ज़रूरत के लिए औजार बनाने की कोशिश की तो क्या हुआ, इनको सबसे पहले वो इनको आग में तपाया जाता था। आग में जैसे ये पत्थर इसको आग में तपा दिया तो ये पत्थर तपा दिया, फिर जब इस पे चोट करेंगे तो ये जल्दी से उखड़ जाएगा। मान लीजिए कोई पत्थर है और पत्थर पे जब आग से इसको ज़्यादा तपा लेंगे तो पत्थर एक संरचना है, और जब इसको चोट ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो क्या इस पर जब चोट करेंगे किसी दूसरे पत्थर से तो क्या ये भाग है वो टूट जाएगा। और जब ये भाग टूट जाएगा तो जिस आकृति का निर्माण होगा इस तरह के औजार बनाए। जैसे मान लीजिए एक यहाँ लगा दिया, एक पत्थर से मार के यहाँ कर दिया, तो जो एक औजार बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, पेबुला औजार या पेबुला संस्कृति भी बोलते हैं। इस तरह का एक औजार बनेगा। तो जो इस तरह के औजार बनते हैं इसको बोलते हैं पेबुला औजार। ये जो औजार इसमें चॉपर और चॉपिंग बोलते हैं, मतलब खुरचने के लिए जो औजार बनाए जाते थे इन पेबुला से, जो खुरचने के लिए, लकड़ी को खुरचने के लिए या हड्डी को खुरचने के लिए, मांस को खुरचने के लिए जितने भी औजार बनाए जाते हैं वो इन्हीं संस्कृति में। और पेबुला के औजार थे उसको बोलते हैं, जो मैंने अभी एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश की उसके अंदर है वो चॉपर या चॉपिंग जिसको बोलते हैं, चॉपर या चॉपिंग, शॉपिंग नहीं चॉपिंग, ये औजार बनाए जाते, चॉपर या चॉपिंग औजार बनाए जाते थे। और ये औजार है ये सोन नदी, जो सोन घाटी संस्कृति है पंजाब के अंदर, सोन घाटी संस्कृति, उसके अंदर ये औजार बनाए जाते थे। और ये औजार ये खुरचने के लिए काम आते थे, खुरचने के लिए काम आते थे। ये औजार जो पेबुला औजार है इसको बोलते हैं पेबुला। और पेबुला औजार इसको, जो औजार इसका नाम चॉपर या चॉपिंग जिसको बोलते हैं खुरचनी या खुरचनी बोलते हैं। और खुरचने के लिए ये औजार है खुरचने के लिए काम आता था। दूसरी बात ये है सोन घाटी संस्कृति के औजार, दूसरे औजार है वो है बोलते हैं जिसको बोलते हैं मद्रास संस्कृति के औजार। ये औजार है वो सोन घाटी के औजार हैं। सोन घाटी संस्कृति, सोन संस्कृति के औजार क्या है, सोन घाटी संस्कृति के औजार, ये औजार इसी के। और इसको चॉपर या चॉपिंग जो औजार है इसको बनाए जाते थे। और ये एक साइड से मतलब जैसे पेबुला है, इसको एक तरफ से अगर काट दिया जाए एक साइड से तो ये जो बनेगा, तो जो औजार जो बनेगा इसको बोलते हैं चॉपर या चॉपिंग बोलते हैं, जिसके द्वारा खुरचनी, किसी पत्थर को खुरच के या मांस को खुरचने के लिए या लकड़ी खुरचने के लिए इस तरह को औजार बनाए जाते थे। इसका आकार है वो कुछ इस तरह का होता था। इसके अंदर इस तरह के औजार जिसके द्वारा खुरचा जा सके। फिर इसके बाद जो सोन संस्कृति है और दूसरी है हमारी मद्रास संस्कृति। मद्रास संस्कृति के अंदर दो तरह के औजार बनाए जाते थे। जो हमारी मद्रास संस्कृति है इसको बोलते हैं, जो औजार है वो दो तरह के औजार बनाए जाते थे। एक तो हैंडेक्स होता था और दूसरा है उसको विदरणी बोलते हैं, हैंडेक्स और विदरणी। साथियों एक और मैं इसको मद्रास संस्कृति को समझाने से पहले एक और आपको चित्र के द्वारा समझा देता हूँ, जिसमें आपने नाम सुना होगा। जैसे मान लीजिए पत्थर है, ये कोई पत्थर है
और जब ये पत्थर है इसको गर्म करके तपा के या इस पर जब चोट की जाती है दूसरे पत्थर से, तो इस पत्थर को कोर बोलते हैं, कोर पत्थर। और इसमें जो पत्थर कोर है, और जब यहाँ से काट के इसको या पीट के जो औजार बनाए जाते थे, इस तरह जो औजार बनता था इसको बोलते कोर औजार। क्यों? ये कोर का मतलब केंद्र, और जो ये पूरा ये औजार ये एक ही को काट के और जो बाकी थे उसको, और जो बाकी टुकड़े यहाँ बच जाते थे उसको बोलते हैं फ्लैक। इसको जो बाकी टुकड़े बच जाते हैं इसको बोलते हैं फ्लैक। और इसको जो मूल पत्थर है, जो मुख्य पत्थर, इसको बोलते हैं कोर। इस पत्थरों से औजार बनाए जाते थे, कोर औजार। इसको फ्लैक से औजार बनाए जाते उसको बोलते हैं फ्लैक औजार, और जो कोर से बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं कोर औजार। फ्लैक औजार और कोर औजार, ठीक। ये तो होता है कोर और फ्लैक। अब कोर औजार से जब विकसित अवस्था में कुछ अच्छे औजार बनाएंगे उसको बोलते हैं आशुलिन, एसुलिन, जिसको क्या बोलते हैं? एसुलिन औजार बोलते हैं। और एसुलिन औजार वो दो तरह के होते हैं। एसुलिन औजार इसको बोलते हैं कुछ नवीन औजार या परिष्कृत औजार, जिसको साफ अच्छे औजार उसको बोलते हैं एसुलिन। इसको बोलते हैं एसुलिन। कहीं एक ही जगह अ भी लिखा होता है और कहीं ए भी लिखा होता है, दो तरह के लिखा होता है। एसुलिन ये भी सही है और ये भी सही, कुछ भी आ सकता है। एसुलिन भी कहते हैं, एसुलिन भी, किस तरह के दो एसुलिन इसको बोलते हैं, एसुलिन औजार। और एसुलिन औजार है वो दो तरह के होते हैं। ये औजार है वो मद्रास संस्कृति में पाए गए हैं, जिसको बोलते हैं एसुलिन औजार। और एसुलिन औजार वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है हैंडेक्स, हैंडेक्स यानी हस्तकुठार। दूसरे होते हैं विदरणी, जिसको बोलते हैं क्लीवर, जिसको बोलते हैं विदरणी, विदारणी या क्लीवर बोलते हैं, क्लीवर या विदारणी। ये दो तरह के औजार बनाए जाते थे मद्रास संस्कृति के अंदर। ये आप देख सकते हो निमनपुरा पाषाण के अंदर जो शुरुआती पत्थर औजार है वो दो तरह के। एक सोन घाटी संस्कृति में औजार मिले वो बोलते हैं चॉपर या चॉपिंग औजार, जिसको मतलब खुरचनी की तरफ। और दूसरे विदरणी, हैंडेक्स, मतलब क्या? हैंडेक्स, हैंड की जो हाथ से जो कुल्हाड़ी बनाई जाती थी, इस तरह की हैंडेक्स औजार होते थे। और दूसरे वो विदरणी औजार या क्लीवर, जिसको बोलते हैं, जिसको छेद करने के लिए बनाए जाते हैं, या किसी में छेद करना है उसको बोलते हैं विदरणी या क्लीवर। इस तरह के औजार बनाए जाते हैं। इनको मैं चित्र के द्वारा आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पत्थर है पूरा गोलासन, और गोलासन को इस तरह काटा जाए, इस तरह काटा जाए कि ये औजार है वो और यहाँ इसको इस तरह का इस तरह हाथ से पकड़ने के लिए औजार बनाए जाए। और इससे औजार से ये जो तीखा भाग होता था, ये तीखा भाग होता था, इससे क्या होता था कि किसी हस्तकुठार मतलब किसी चीज़ को काटने के लिए, हस्तकुठार मतलब वो इस तरह एक तीखा बन जाता था, और जिसके काटने के लिए इसको बोलते हैं हस्तकुठार। हस्त हैंडेक्स, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी होती है, और जो पत्थर की कुल्हाड़ी उसको बोलते हैं, जो हाथ से चलाने के लिए काम होता है उसको हैंडेक्स बोलते हैं। वो इस तरह की होती थी जिसके कारण हाथ में पकड़ के उसको किसी चीज़ को काटा जा सके, लकड़ी को काटना हो या मांस को काटना हो, इस तरह के। और विदरणी है वो क्या होती थी? एक तीक्ष्ण होती थी, मतलब इस तरह पत्थर को इस तरह से काटा जाता था कि वो एक तीखी भाग बन जाए, उसको बोलते हैं तीक्ष्णी या विदरणी बोलते हैं। तो तीक्ष्ण या तेज होता था, काटने के लिए काम आता था, तो वो इस तरह के औजार बनाए जाते। तो आप देख सकते हो वो औजार सोन संस्कृति के औजार खुरचने के लिए काम आते थे, और आशुलिन संस्कृति के औजार या जिसको एसुलिन औजार बोलते हैं वो मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक तो होता है हैंडेक्स होता है, दूसरा होता है विदरणी। और हैंडेक्स से वो काटने के लिए काम आता था, और विदरणी ये छेद करने के लिए काम आता था। इस तरह का औजार है उसको छेद करने के लिए, मांस में या लकड़ी में किसी में या खाल के अंदर छेद करना, किसी में छेद करना, उसको बोलते हैं विदरणी, क्लीवर। ये दोनों ही वो औजार वो काम आते थे। सबसे पहले दोस्तों ये तो औजारों की आपको चर्चा करा दी। अब है कि उसमें मानव क्या करता था।
उसमें वो मानव का जो रहन सहन है वो मुख्य रूप से जंगल में था, पत्थरों के जो शैलाश्रय जो पहाड़ों के में गुफाएं बनी होती थी वहाँ रहता था। और जो मानव का जो जीवन यापन है वो मूलतः खाद्य संग्रहण पे आधारित था। खाद्य संग्रहण मतलब खाद्य पदार्थ, फूड गैदरिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, फूड गैदरिंग। तो फूड गैदरिंग पर आधारित, जिसके अंदर मानव क्या करता था कि फूड के जो जितने भी खाद्य की वस्तुएं, खाद्य पदार्थ, उसको इकट्ठा करता था, मांस को या शाकाहारी हो या मांसाहारी दोनों ही व्यंजन हो, तो उसको मांस को इकट्ठा करता था या मांस को जो मृत जानवर या जानवर को मार के उसको काटने के लिए इन औजारों का उपयोग करता था, खोचने के लिए इन औजारों का उपयोग करता था, या कोई फल है या ऐसा कुछ खाने के लिए पदार्थ या जो प्राकृतिक में अवस्था में पाया जाता था तो उसके लिए काम करता था। अब है कि इस निमनपुरा पाषाण कुल स्थल पाए जाते हैं। कौन से स्थल, ये तो मैंने समझा है औजारों के बारे में। अब होता है कुछ स्थल महत्वपूर्ण स्थल है जिसके द्वारा हम समझने की कोशिश करें कुछ महत्वपूर्ण स्थल। तो इन महत्वपूर्ण स्थल 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी स्थल, मध्य और दक्षिणी स्थल। तो इस तरह से उत्तरी, मध्य और दक्षिणी स्थल पाए गए। उत्तरी के अंदर देखें तो हमारा सबसे पहले वो पोटवार बेसिन है, जो सोन घाटी है, सोन नदी है, उसके आसपास क्षेत्र या पोटवार बेसिन जिसको बोलते हैं, पोटवार बेसिन है। दूसरे अंदर हम अगर देखें तो राजस्थान के अंदर नागौर है। नागौर के अंदर इस तरह के निमनपुरा पाषाण काल के अवशेष पाए गए, जिससे जायल है, आप नाम सुना के जायल गांव नाम है, एक डीडवाड़ा नाम है, अमरपुरा है। इस तरह के बहुत सारे वो उत्तरी क्षेत्र में पाए गए हैं। और एक जायल है, नागौर है, जायल है, डीडवाड़ा, अमरपुरा है। जोधपुर के पास भी, जोधपुर के पास है एक जगह है जिसका नाम है मोगरा का पठार। मोगरा का पठार है, उसमें भी वो ये निमनपुरा पाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं। ये तो है। अब मध्य भाग के अंदर, मध्य भाग के अंदर जो मध्य प्रदेश के आसपास है, मध्य प्रदेश में जिसमें एमपी के जो मध्य प्रदेश क्षेत्र, इसमें नर्मदा नदी के आसपास, नर्मदा घाटी के उसमें भी उच्च निमनपुरा पाषाण के औजार पाए गए हैं। दूसरी है वो सोन नदी, एक है सोहन है, ये सोन नदी इसको सबसे बड़ा इस पे पुल बना हुआ सोन नदी पे, तो ये सोन नदी पे है। एमपी के नर्मदा नदी का क्षेत्र है, वहाँ पे बिहार के अंदर देखें तो सोन नदी है, या जो मध्य प्रदेश की जो नदी है सोन, वहाँ सोन घाटी में जो जगह है बागोर, सोन घाटी की जगह है बागोर, वहाँ बागोर में भी ये निमनपुरा पाषाण काल अवशेष पाए गए हैं। ये जो महत्वपूर्ण मैं एक बार बता देता हूँ जिसका ना, एक महाराष्ट्र के अंदर जगह है चिरकी, महाराष्ट्र है, इसके अंदर जगह है चिरकी निवासा, चिरकी निवासा जगह है, वहाँ पर भी चिरकी निवासा जगह है, वहाँ पे भी इसका वो मिले हैं औजार मध्य महाराष्ट्र में। फिर दक्षिण के अंदर जाएं तो हम दक्षिण भारत के अंदर जाएं तो सबसे पहले वो हमें दक्षिण भारत के अंदर जाएं तो तमिलनाडु में भी मिले हैं, कर्नाटक में भी मिले हैं और आंध्र प्रदेश में भी मिले हैं, और एपी जो आंध्र प्रदेश, वहाँ पे तीनों जगह पे हमें मिले हैं। इन तीनों जगह पे मिले हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में देखें तो तमिलनाडु में देखें तो पल्लवरम, ये जगह है पल्लवरम और अतीरपक्कम, ये जगह है पल्लवरम और अतीरपक्कम। और कर्नाटक में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ से मिले, लेकिन जो महत्वपूर्ण दक्षिण भारत में वो जगह कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मिले हैं। साथ ही साथ पल्लवरम और अतीरपक्कम में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अतीरपक्कम में सही औजार मिले थे, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये हमारा था निमनपुरा पाषाण काल, और कल हम उसके बाद जो मध्यपुरा पाषाण काल है वो उस पर चर्चा करेंगे। तो ये हमारा एक उसमें किस प्रकार के औजार पाए जाते थे और कहाँ औजार पाए गए, और ये जो किस संस्कृति वो मानव जीवन में किस तरह का महत्वपूर्ण था। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू, धन्यवाद।